सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पीएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 5 साल के लिए संस्था पर बैन लग चुका है। कल एक बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिली। छापामार कार्रवाई 7 अलग अलग राज्यों में हुई। उसके बाद ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन। सेकेंड स्ट्राइक के बाद 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। तो अंदाजा इस एक्शन का पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, एक बड़े पैमाने पर एक्शन की उम्मीद लगातार थी। तो आपको बता दें कि कल भी 7 राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। कल छापामार कार्रवाई, एनआईए और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन। उसके बाद पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कई सारे लोग हिरासत में भी लिए गए। 8 जिलों से करीब 21 गिरफ्तारियां हुई। और अब बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन है। गैर कानूनी संस्था पीएफआई को घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सही कि अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इंदौर से भी कई सारी गिरफ्तारियां कल हुई और उसके बाद एक बड़ा एक्शन बैन पीएफआई पर लगाया गया है। अरुण, बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह के संकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय दे रहा था, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके संकेत दिए थे कि इस पर बैन का विचार चल रहा है। और जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हैं मालवा निमाड़ इलाके से ही हुई हैं। और इंदौर से जो पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष था अब्दुल करीम बेकरी वाला, वो यहाँ से गिरफ्तार हुआ। कोषाध्यक्ष जावेद खालिक और इसके अलावा जमील शेख जो जेन से इसका जो प्रदेश सचिव था वो भी गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा 5 लोग कल गिरफ्तार हुए और पहले भी 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। 9 पदाधिकारी हैं जो यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। और उनसे जो आपत्तिजनक सामग्री मिली है और जो उनसे जो पूछताछ की गई है, उसमें खुलासा हुआ है कि ये कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम कर रहे थे। युवाओं को ये लोग धर्म के नाम पर भड़काते थे। उनको 7,000 से लेकर 40,000 रुपये महीने तक का पैसा दिया जाता था। और पैसा साहित्य इकट्ठा करने, लोगों में प्रचार सामग्री बांटने और ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च होता था। तो पैसों का लालच देके लोगों को बरगलाते थे। और जो जिस तरह के इनके जो गतिविधियां थी, उसमें जैसे अभी खरगोन दंगा जो हाल ही में हुआ था, उसमें भी इसका नाम लिया जा रहा था। इसके पहले इंदौर में भी दंगा भड़काने का प्रयास किया गया था। चूड़ी वाले पिटाई मामले में सेंट्रल कोतवाली का घेराव किया गया था। उसमें बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए थे। तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि जो पीएफआई है उसका इसमें हाथ है और वो युवाओं को भड़काकर दंगा फैलाने का काम करने का काम कर रही है। युवाओं को भड़का रही, सामुदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और यही सब वजह थी कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा एक्शन पीएफआई पर लिया। निश्चित ही। और अरुण, हम कह सकते हैं कि पीएफआई ने जो कुछ किया उसका असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर भी देखने को मिल रहा था। जिस तरह से आपने बात कही कि खरगोन में दंगे हुए, उसको लेकर भी कई सारे सवाल पीएफआई पर उठाए गए। और निश्चित ही अब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक इस लिहाज से सकारात्मक हुआ है कि अब जो माहौल है प्रदेश का वो ठीक होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा था, सेंधवा में दंगे हुए, खरगोन में दंगे हुए, उज्जैन में इन्होंने पीएफआई का झंडा फहरा दिया था स्थापना दिवस पर, जो भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, उसमें भी इनके लोगों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा त्रिपुरा हिंसा को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया था उज्जैन के कलेक्टर को। उसमें आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था। उसमें भी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हालांकि जो सजा थी वो 7 साल से कम थी, इसलिए उन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया था। लेकिन इस तरह की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं उसमें ये संलिप्त थे। और लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना और खासतौर से मुस्लिम युवाओं को उसमें जोड़कर उनसे कट्टरपंथ की विचारधारा फैलाना। और जैसा कि इनके जो दस्तावेज उसमें मिला हुआ कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो इनकी साजिश थी उसका पर्दाफाश भी हुआ है। और यही वजह है कि इस पर बैन लगाने की सख्त जरूरत थी और केंद्र सरकार ने ये फैसला भी कर लिया। अरुण, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार ये कहते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी दंगाई यहाँ पर बच नहीं पाएगा। और निश्चित ही इस एक्शन से उन तमाम लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। अरुण,
बिल्कुल, देखिए जब से मध्य प्रदेश में सिमी पर बैन लगा था, क्योंकि सिमी भी इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रही थी, और उसके बाद सिमी पर बैन लगने के बाद इनके जो सदस्य थे वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, समाज विरोधी गतिविधियां फैलाने, दंगा फैलाने के लिए, उकसाने के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे थे। और सिमी जब पर बैन लगा तो उसके बाद ये लोग पीएफआई में शामिल हो गए। पीएफआई संगठन यहाँ तेजी से फैल रहा था, और खासतौर से मालवा निवाड़ इलाके में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर करीब 21 लोग कल गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले भी 4 लोग गिरफ्तार यहाँ से, इस इलाके से हुए थे जब एनआईए ने छापा मारा था। कल एटीएस ने भी बड़ी कार्रवाई की। तो इस तरह जो उनसे सबूत मिले, उनसे जो दस्तावेज मिले, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान था, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसमें आपत्तिजनक सामग्रियां मिली, और उसमें ये भी मिला कि किस तरह से टेरर फंडिंग इसमें की जा रही थी। विदेशों से जो पैसा आ रहा था उसका उपयोग यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में किया जा रहा था। ये तमाम सबूत जब पुलिस, एटीएस, एनआईए को मिले, उसके बाद गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी गई, इनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद एक कार्रवाई की गई। तो अब 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है, और अब आगे भी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तो 21 लोग ही मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। ये संगठन बड़ी तेजी से काम कर रहा था, तो इसके बहुत सारे सदस्य होंगे जो भूमिगत भी हो गए हैं, और कई लोग पुलिस के डर से भाग भी गए हैं, तो उन पर भी अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। निश्चित ही सकते हम और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से माहौल अब मध्य प्रदेश में होगा। अरुणा बने रहेगा हमारे साथ। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल की अगर हम बात करते हैं जितेंद्र, तो लगातार गिरफ्तारियां यहाँ से भी, और साथ ही जहांगीराबाद का वो इलाका जहां से कई सारे लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ उनसे हुई। तो निश्चित ही अब कह सकते हैं कि भोपाल के लिहाज से भी, राजधानी के लिहाज से भी एक सुरक्षित माहौल की कामना आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी इनका नेटवर्क बड़ी तेजी से फैल रहा था। अगर बात करें तो शाहजहानाबाद इलाका है, जहांगीराबाद इलाका है, और इसके अलावा अशोका गार्डन इलाका है, और आसपास के बात करें तो रायसेन इससे सटा हुआ है। यहाँ पर इनके सक्रिय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। रायसेन, अब्दुलगंज इस तरफ, और इस तरफ हम दूसरी तरफ चलते हैं इंदौर की तरफ, तो वहां पर सुजालपुर, शाजापुर, यहाँ पर इनका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा था, संख्या इनकी बढ़ती जा रही थी। मगर भोपाल से जब एक व्यक्ति को पकड़ा है, पीएफआई के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है, जो पिछले 4 सदस्यों में मुख्य भी है, तो उसके कई सारे नेटवर्क हैं, उसके कई सारे साथी हैं जो अभी भी भोपाल में दबे छुपे हैं, और उसके सक्रिय सदस्य हैं। क्योंकि हाल ही में इनका जो सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में इन सारे लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड बांटा गया था। इनको इस्लामिक जो है कट्टरपंथी की जो वो दी गई थी, कॉपियां दी गई थी, वो कॉपियां इनके पास काफी बड़ी संख्या में मिली है। कई सारे हथियारों को ट्रेनिंग देने के लिए इनको ट्रेन किया जा रहा था, और पाकिस्तान से इनके जो है व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए इनसे बातें की जा रही थी। कॉन्टेक्ट इनके बहुत सारे पाकिस्तान के निकल के आ रहे हैं, विदेश में इनकी फंडिंग हो रही थी, इनके कई सारे खाते हैं। इन सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि भोपाल और उसके आसपास से 20 नहीं, तकरीबन 2000 से ज्यादा इनके मेंबर और पकड़े जाने की आशंका है। निश्चित, यानी कि कई सारी गिरफ्तारियां अभी भी मध्य प्रदेश से हो सकती हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं पीएफआई के बड़े एक्शन को लेकर, और अलग अलग तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त का माना जा रहा है, क्योंकि एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद दूसरी बार छापामार कार्रवाई। निश्चित ही कई बड़े कनेक्शंस का खुलासा, और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्रवाई हुई है। तो छापेमारी के बाद पीएफआई पर यह बड़ा एक्शन, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, जिसके संकेत मध्य प्रदेश की तरफ से भी मिल रहे थे, सरकार की तरफ से मिल रहे थे कि बैन लग सकता है। तो ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा चुका है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग हिस्सों से, अन्य राज्यों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसको लेकर ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं किस तरह से एनआईए और ईडी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत काम किया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई जिसके सबूत इन तस्वीरों में कैद हो चुके हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें, 5 अलग अलग राज्यों से, 8 राज्यों में छापामार कार्रवाई, कई सारे लोग हिरासत में लिए गए। उसके बाद सख्ती बरतते हुए पीएफआई पर एक्शन लिया गया है। इधर पीएफआई मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। ये एक और जानकारी। मेडिकल के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में एटीएस नजर आ रहा है। साथ ही 8 जिलों से 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी कनेक्शन का भी इस दौरान खुलासा हुआ है।
और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। राजगढ़ जिले को सीएम एक बड़ी सौगात देंगे। मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास करेंगे। मां बिजवासन मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि राजगढ़ जिले के दौरे पर मेडिकल कॉलेज भवन का शिलान्यास, कई सारे विकास कार्यों की सौगात। और इधर देवास में नवरात्रि का पर्व विशेष है क्योंकि यहां पर 2 देवियों का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि देवास में दोनों देवियां अपनी जागृत अवस्था में हैं और इस खास मौके पर देवास के इतिहास में पहली बार भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। 1100 मीटर की चुनरियां माता को अर्पित की गई। चुनरी यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। ओपन जीप में सीएम शिवराज भारी भीड़ देखकर खुद को रोक नहीं सके और वो भी कार से उतरकर चुनरी यात्रा में पैदल चलने लगे। आपको बता दें कि देवास में गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इसी के तहत ये चुनरी यात्रा निकाली गई थी। चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे थे। जो हमारा चुनरी के लिए जो शहर भर से महिलाएं एकत्रित थी, कम से कम 25,000 से ऊपर वहां पे मंच में महिलाएं थी जो कि चुनरी को पकड़ के पीछे से आ रही थी। उनके आगे बहुत सारे हाथी, घोड़े, बग्गियां और कलश और गरबे के बहुत सारे दल थे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला था। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। भोपाल कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गरबा और बाकी सांस्कृतिक आयोजनों के लिए गाइडलाइन से बिना पहचान पत्र के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन और निश्चित ही गरबे का आयोजन कई जगहों पर किया जा रहा होगा, लेकिन अगर आप राजधानी भोपाल से हैं तो एक खबर सुन लीजिए। भोपाल कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आप बिना पहचान पत्र के यहां पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। और इधर भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। समाज कल्याण प्रकोष्ठ का सम्मेलन होगा। प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। संगठन को मजबूत बनाने पर लगातार चर्चा। एक बार फिर से इसी चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगा। और इधर बैतूल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला और साथ ही आरोपी के मकान का अवैध हिस्सा भी जमींदोज कर दिया। मामला सारनी थाना इलाके का, जहां आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली मासूम को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में पुलिस बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि चिंता का सबब बन गया है। नाबालिग पीड़िता परिवार के साथ आई हुई थी, तो उसके साथ गलत कार्य हुआ था, जिसके संबंध में अपराध क्रमांक 586/22 में थाना सारणी में एक अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट और धारा 376 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। संबंधित जो आरोपी था उसे तत्कालिक कुछ समय बाद ही अरेस्ट कर लिया गया था और जिसे आज न्यायालय सुपुर्द कर दिया गया। और इधर शाजापुर में आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 9 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। दरअसल शुजालपुर के भीमपुर में बीते दिनों मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की है। जो मुहर्रम के जुलूस में जो देशद्रोही पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे, उसमें कार्रवाई करते हैं। अभी तक हमने कुल 10 लोगों को पे अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें एक नाबालिग है, 9 लोग बालिग हैं, 5 लोगों को हम पहले पेश कर चुके हैं। आज 4 लोग और हैं, जिसमें एक नदीम है, एक असलम है, एक मोहिन है और एक रिहान है। 4 लोग टीला मोहल्ले के रहने वाले। इन्हें आज गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को इन्हें न्यायालय पेश किया जा रहा है। और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में एक बार फिर से मध्य प्रदेश का परचम लहराया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिए हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को बेस्ट कॉर्पोरेशन का अवार्ड मिला है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने MP के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को अवार्ड सौंपे। अब टूरिज्म में देश भर में इंदौर का डंका बजा है।
And to receive the award, we have Shri Usha Thakur, the Honorable Minister of Tourism, Madhya Pradesh, along with him, Shri Pushyamitra Bhargava, the Honorable Mayor, Indore Municipal Corporation. और इस मौके पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलना गौरवशाली पल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश ने पर्यटन में नित्य नए नवाचार किए हैं। मध्य प्रदेश को आज 8 अवार्ड्स मिले हैं और इससे पहले भी स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल चुके थे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज 8 अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं, इससे पहले भी स्वच्छता को लेकर मिल चुके हैं, इसको किस तरीके से देख रही हैं? जी, ये मेरे विभाग के, मेरे उन सभी साथियों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमें पर्यटन के क्षेत्र में 8 अवार्ड्स मिले हैं। वो बेहतर पर्यटकों की सेवा और सुविधा के लिए, एयरपोर्ट को स्वच्छता और व्यवस्था के लिए उज्जैन को, ऐसे भित्ति चित्र कला संरक्षण के लिए भी। तो ये जो पुरस्कार हैं, ये सब विभाग के उन सभी साथियों की अथक मेहनत का परिणाम है कि पर्यटन विभाग अपनी बेहतर प्रस्तुति हर विधा में दे पा रहा है। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जो पर्यटन है वो काफी स्ट्रांग हुआ और वो दिख भी रहा है, जो अवार्ड्स मिले, इससे पहले स्वच्छता की बात करें तो उसको लेकर भी मध्य प्रदेश में अवार्ड्स मिले थे, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो जो है उसकी अब क्या आगे भी स्ट्रैटेजी है कि और कितना बेहतर बनाना है एमपी को? देखिए, अवार्ड्स मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। हम जब किसी सफलता पर पहुंचते हैं तो वहां टिके रहना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो आज जितने भी पुरस्कार मिले, हम उन्हें बरकरार रख पाएं और उनसे बेहतर सुविधाएं दे पाएं, ऐसे प्रयास में हम अपने पूरे विभाग के साथियों के साथ जुटेंगे। कहा कि विभाग के साथियों के साथ जुड़ेंगे, तो जब ऐसा कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, तो और मन करता है कि बेहतर कुछ काम हो। तो आगे के लिए क्या सोचा है, क्योंकि सबको एक मोटिवेशन अब मिला होगा, आगे के लिए क्या सोचा है, क्या रणनीति है? निश्चित रूप से दंड और पुरस्कार बेहतर प्रशासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ विधा है और पुरस्कार प्रेरित करते हैं, और प्रेरित पुरस्कार हर कार्यक्रम का उत्साह भी बढ़ाते हैं, ऊर्जा भी बढ़ाते हैं और हर व्यक्ति ज्यादा बेहतर देने की विचार करता है। आप उषा ठाकुर जी को सुन रहे थे। मध्य प्रदेश को 8 अवार्ड्स मिले हैं, जो टूरिज्म है वो बेहतर हुआ है और जिस तरीके से पूरा विभाग जो मिलकर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल है। तो कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।